हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट अप्राइजल, मतलब प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट की एनालिसिस। अप्राइजल मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन या एनालिसिस। ओके, देखो लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। अगर आपने नहीं देखी और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो जो कि AKTU की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट की, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको बना के रखी हुई है और डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो वॉच कर सकते हो। और अब हम अपना सेशन आज को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है। So project appraisal is a process of detailed examination of several aspects of given project before recommending of same project. Project appraisal एक तरीके का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट को रिकमेंड करने से पहले उस दिए गए प्रोजेक्ट के सेवरल एस्पेक्ट, जो भी उसके एक्सपेक्ट होते हैं, चाहे टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, लोकेलिटी हो, सारे एक्सपेक्ट को आप क्या करते हो? डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या रिकमेंड करते हो कि हाँ वो प्रोजेक्ट आपके लिए सुटेबल है या नहीं। अब उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ साइंटिफिक टूल एंड फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक तरीके का क्या है? साइंटिफिक टूल है और इसमें कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं। ठीक है। द ग्रुप हु हैज प्रमोट द प्रोजेक्ट has to certify in all respect before taking a step ahead in the starting of the project। जो भी ग्रुप किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही वो उसके सारे एक्सपेक्ट को क्या कर लेता है? सेटिस्फाई करता है। उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या कह रहा है? द ग्रुप और इंस्टीट्यूशन हैज टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विल जनरेट सफिशिएंट रिटर्न on the investment made and the loan amount disbursed for the implementation of the project will be recovered along with interest within a reasonable period of time। देखो, कोई भी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जो भी प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रहा है या उसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सबसे पहले ये श्योर होता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाद में उसको सफिशिएंट रिटर्न जनरेट करके देगी, जिससे वो क्या कर सके, जो भी लोन उन्होंने अमाउंट उठाया है प्रोजेक्ट के लिए, उसको रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में चुका सके। ठीक है। फिफ्थ में क्या है? वेरियस फैक्टर कंसिडर्ड फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल आर शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे वेरियस फैक्टर दिए हुए हैं किसके लिए? प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कैसे होती है, उसके कुछ यहाँ पर फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको इस तरीके से आप एग्जाम में बनाते हो ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस तरीके से लोग क्या ही देखेंगे, आपका मेन यही देखते हैं लोग। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के यहाँ पर कुछ वेरियस फैक्टर है जिसको देखा जाता है। पहला क्या है? टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल, लीगल, सोशल, इकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल। ओके, ये कुछ एक्सपेक्ट है जो प्रोजेक्ट के एनालिसिस में देखे जाते हैं और उसको सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद यहाँ पर कुछ मेन स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी प्रोजेक्ट के एनालिसिस में। पहला क्या है? इकोनॉमिक में आप ये देखते हो कि जो भी प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो आपके लिए इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल आइडियल है कि नहीं है। मतलब उस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग में क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहने वाली है, और बनने के बाद कंप्लीशन के बाद वो आपको सफिशिएंट गेन जनरेट करके देगी या नहीं देगी, फिर वो उसकी लिक्विडिटी क्या रहने वाली है। ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म में उसकी या फिर लॉन्ग टर्म में सॉलिडिटी में उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें आप देखते हो। उस हिसाब से आप फाइनेंस करते हो। फिर उसके बाद ये भी देखते हो कि उसके रॉ मटेरियल में कितना खर्चा आने वाला है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी उसमें यूज होने वाली है, टेक्नोलॉजी का बजट क्या होने वाला है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना चूज कर लो जिसमें बहुत बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो मतलब आप पूरी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप प्रोजेक्ट की देखते हो। दूसरा क्या है? टेक्निकल। ओके, यहाँ पर मिस प्रिंट है, मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है। दूसरा एक्सपेक्ट क्या है? टेक्निकल। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी एक टेक्निकल रिव्यू भी ली जाती है। मतलब टेक्निकल एक्सपेक्ट में भी देखे जाते हैं कि उसमें कौन सा टेक्निकल पैरामीटर यूज हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई तो नहीं है, या फिर उसमें जो इन्वेस्ट होने वाली है टेक्निकल में वो सफिशिएंट रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं कि वो टेक्नोलॉजी पुराना हो जाएगा कुछ दिनों बाद,
मतलब इस तरीके की चीजें यूज की जाती है। अगर आप क्वालिटी या क्वांटिटी पे कुछ अच्छा वर्क करना चाहते हो या फिर उसको इम्प्रूव रखना चाहते हो तो आपको बेस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करो कि अगर आप कुछ चेंजेस प्रोडक्ट में कर रहे हो प्रोडक्ट बनने के बाद, तो उसकी टेक्निकल स्टेबिलिटी या उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल इश्यूज ना आए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप टेक्निकल रिव्यू भी करते हो। उसके बाद क्या दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है, देखो ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है तो आप ये देखते हो कि ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें बहुत सारे स्टाफ होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनकी स्किल देखी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर तो खुद तो बनाने बैठेंगे नहीं प्रोजेक्ट, वो भी एम्प्लॉय से ही बनवाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट बनने वाली है वो ऑर्गेनाइजेशन से सुटेबल मीट कर रही है कि नहीं, या फिर वो उससे आइडियल है कि नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद है मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कि वो ये देखा जाता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसे मिल रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर मैनेजेरियल स्किल्स तो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट मैनेजर ही सब कुछ मैनेज करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसकी कॉस्टिंग आपको ज्यादा पड़ने लग जाती है एज ए टेक्निकल एक्सपेक्ट में या फिर रॉ मटेरियल वगैरह लेने में। तो एक प्रॉपर मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए जिससे आप पूरी प्रोजेक्ट को ऑनगोइंग प्रोसेस में उनके बजट को, जो भी बजट आपको प्रोवाइड किया गया है उसको आप क्या करो, पूरी ऑनगोइंग प्रोसेस में आप रीएलोकेशन करते रहो, वो भी बेहतर तरीके से करो जिससे आपकी बजट आपकी क्या रहे, मेंटेन रहे, हाई ना हो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह बनानी है या स्टेबल करनी है जहां पर आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, या फिर एम्प्लॉय को आपको बेसिक मतलब एम्प्लॉय आप ऐसे हायर करो जो कि स्किल्ड हो, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। इससे क्या हो, आपके प्रोजेक्ट को आसानी से उनके गोल तक पहुंचाया जा सके विद इन द कॉन्स्टेंट। ओके, अब देखो क्या है दूसरा, ऑपरेशनल। इसमें आप क्या देखते हो, प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या रहने वाली है, उस हिसाब से आप क्या करते हो, एम्प्लॉय हायर करते हो, उस हिसाब से बजट रीएलोकेट करते हो, उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल लाते हो, तो टोटल ऑपरेशनल रिव्यू आप रखते हो। उसके बाद लास्ट 6 क्या है, फाइनेंशियल। इसमें मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, इकोनॉमिक में ही फाइनेंशियल के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था, ये मैंने अब फिर से बता देती हूँ कि इसमें क्या होता था कि आप देखते हो प्रोजेक्ट की डिटरमाइन करते हो कि फाइनेंशियली वो प्रोजेक्ट बनने से लेकर बनने तक उसकी बजट या फाइनेंशियल वैल्यूबिलिटी क्या रहने वाली है, या फिर प्रोजेक्ट बनने के बाद थोड़ा बहुत अगर चेंज करना पड़े या फिर कस्टमर की नीड चेंज हो जाए तो उस हिसाब से हमें क्या रखना है, अपने बजट का रिलोकेशन करते रहना है जिससे हम अपने बजट को मिनिमाइज कर सके और अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सके। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर हाईली इंटररिलेटेड। देखो ये सारे जो भी फैक्टर होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, बट क्या है, हाईली इंटररिलेटेड, मतलब आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, इंटररिलेटेड मतलब म्यूचुअली कनेक्टेड। ओके, मतलब आपको यह देखने से लग रहा होगा कि ये काफी अलग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट नहीं, आप एक देखोगे कि आपस में क्या है, म्यूचुअली कनेक्टेड है। जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट में भी आप फाइनेंशियल देख रहे हो, फाइनेंशियल में भी आप टेक्निकल एस्पेक्ट की रिव्यू कर रहे हो, तो आपस में ये क्या है, एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है, म्यूचुअली रिलेटेड है। ओके, उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ एनालिसिस में वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। हाँ, अब हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट में आप अलग अलग मेथड की एनालिसिस करते हो। जरूरी नहीं है कि जो एक प्रोजेक्ट में आपने जो मेथड बनाया है, जो उसकी एनालिसिस की है, वही सारी प्रोजेक्ट के लिए आइडल हो, नहीं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग मेथड पे एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या, सर्टेन कॉमन एक्सपेक्ट ऑफ स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कुछ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ कॉमन एक्सपेक्ट दिए हुए हैं किसके प्रोजेक्ट अप्रेजल के। तो पहले क्या है, आप क्या करते हो, टेक्निकल प्रोसेस और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी सिलेक्शन करते हो, उसको देखते हो कि क्या होना चाहिए, कौन सा सुटेबल है, कौन बेस्ट है, कौन आपके बजट फ्रेंडली रहने वाली है। ठीक है, और आपको क्वालिटी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव करके दे, इस तरीके का आप सिलेक्शन देखते हो। उसके बाद क्या है, टेक्निकल नो हाउ एंड कोलैबोरेशन मेड इफ एनी। देखो आपके पास एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए जिससे कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू आ रही है तो उसको आप क्या कर सको, आसानी से अवॉइड करवा सको या रिजॉल्व कर सको। ओके, उसके बाद आप देखते हो कि ऑपरेशन जो होने वाली है, जो प्रोजेक्ट पे ऑपरेशन होने वाली है, उसकी साइज और उसकी स्केल क्या होगी।
उसके बाद लोकेशन एडवांटेज, हाँ आप लोकेशन की एडवांटेज देखते हो कि और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखते हो, ये देखते हो कि कौन सी ऐसी जगह हमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए जहां से हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके। ओके, उसके बाद की सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलॉन्ग विद क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लाई। देखो आप क्या देखते हो, आप उसके बाद आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लांट, जो भी आप प्लांट बनाने वाले हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ऑब्वियसली एक प्लांट होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं, प्रॉपर प्लांट बनाते हो या फिर मशीनरी का सिलेक्शन करते हो किसके साथ, विद क्वालिफिकेशन के साथ, मतलब आपको एक अच्छी नॉलेज रहती है उस हिसाब आप प्लांट की सारी रिव्यू करने के बाद प्लांट की सिलेक्शन फिर मशीनरी की सिलेक्शन करती है, उसके बाद आप क्या करते हो ऐसा कुछ रिव्यू करते हैं जिससे क्या हो आपकी सप्लाई की कैपेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, और डिमांड बढ़े, कस्टमर नीड्स बढ़े। उसके बाद क्या है, डिटेल ऑफ प्लांट लेआउट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हो प्लांट की लेआउट क्या होने वाली है या फैक्ट्री की बिल्डिंग कैसी रहने वाली है, बजट फ्रेंडली हो, टेक्निकली इको फ्रेंडली हो, मतलब आप ऐसे भी प्लांट, ऐसा नहीं कि कोई भी प्लांट लगा दिया, आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में जाके वो नुकसान ही करने वाला ही है, इस वजह से सारी एक्सपेक्ट को देखी जाती है। उसके बाद क्या है, टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विस इंक्लूडिंग पावर, वाटर एक्सेट्रा। उसके बाद ये भी आप देखते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज उसमें इंक्लूड रहने वाली है टेक्निकल मशीन में, जैसे कि पावर कैसे मिलेगा, फिर टेक्नोलॉजी को वाटर कैसे मिलेगा, बाकी चीजें जो भी आती है टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो सब चीजें आपको रिव्यू देखते हो। उसके बाद क्या, प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, उससे रिलेटेड जो भी नेटवर्क है उसकी एनालिसिस करते हो ताकि आप प्रोजेक्ट को शेड्यूल के हिसाब से इम्प्लीमेंट करके दे सको। उसके बाद क्या, डिजाइन ऑफ इफ्लुएंट डिस्पोजल सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। आप ऐसे प्रोजेक्ट की डिसाइड करते हो जिसकी रॉ मटेरियल का हो, रिन्यूएबल नेचर की हो, आप उसको बाद में फिर से रिन्यू कर सको, या फिर जो भी उसका बाय प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट ही बन के, मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो जरूरी नहीं कि जो भी इनपुट डाले तो उसमें सिर्फ आउटपुट जो भी आएगा वो सारे प्रोडक्ट ही होंगे, कुछ बाय प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं, ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन के आते हैं। तो आप ये भी देखते हो कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बने जिसका बाय प्रोडक्ट को हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। उसके बाद क्या, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपैरिजन विद सिमिलर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है फिर उसको जो भी उससे सिमिलर कुछ तो प्रोजेक्ट होंगे उससे कंपैरिजन करके तो उसका आप क्या देखते हो, उसकी टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होगी, टाइम स्प्रेड कब तक रहेगा, कब तक कितना टाइम में बनना है, कौन सी मशीनरी लगेगी, तो ये सारे एक्सपेक्ट का आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट अप्रेजल में रिव्यू करते हो। ओके, एट द पॉइंट व्यू ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो अब क्या है, वाई द प्रोजेक्ट अप्रेजल, क्यों प्रोजेक्ट अप्रेजल करना जरूरी है, मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना है क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके देती है। आपको क्या करती है, आपका जो भी क्रेडिट प्रोजेक्ट पे लग रहा है वो आपको बाद में क्या होगा, वर्थ साबित होता है। उसके बाद क्या, आप प्रोजेक्ट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आप जो भी प्रोजेक्ट आप ऐसे सेलेक्ट करते हो जो क्या हो, प्रोबेबल कॉस्ट हो और बाद में वो बेनिफिट ला के दे। उसके बाद आप रॉ मटेरियल आसानी से आप रिक्वायर कर लेते हो। उसके बाद क्या है, वो आपको फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल एक्सेस करके देती है। देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल ऐसे फिजिकल एसेट होते हैं जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में क्या आ गया, जैसे प्रोजेक्ट में जो भी रिलेटेड मशीनरी लगने वाली है, प्लांट जो बनने वाला है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी फिजिकल कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या हो गई कि जो आपको बाद में गेन प्रोवाइड करके देने वाली जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें जो डायरेक्ट आपका कैश में कन्वर्ट होके जो भी बजट लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। जैसे एम्प्लॉय में आप खर्चा कर रहे हो तो वो कैश में कर रहे हो, एम्प्लॉय को कैश दोगे तो वो क्या हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल। टेक्नोलॉजी लाने में आपको कितना खर्चा हुआ उसमें आपकी क्या होती है कैश, तो ये हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल। ओके, 7 में क्या, टू एंटिसिपेट अ पॉसिबल मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, और उसके बाद आप क्या करते हो, आसानी से प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल मार्केट भी ढूंढ लेते हो। टू एक्सेस द मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, आप क्या करते हो, एक मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस को भी एक्सेस करते हो। जैसे देखो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है कि आप जो भी योग्यताएं हैं, जो भी स्किल है उसको आप आसानी से या फिर इजली वे में फीजिबल तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज करते हो। टू फाइंड आउट वेदर द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल, आप वो चीजें देखते हो कि कहाँ पर आपके प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर अवेलेबल रहने वाले हैं या हैं, रहने वाले हैं।
मतलब वेरियस फैक्टर क्या हो गए कि आप उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगी, कौन सा बजट लगेगा, फिर ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करते हो। उसके बाद आप ये भी देखते हो कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इसलिए भी जरूरी है कि इससे आप सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करते हो। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मतलब आप ऐसे लोकेशन तैयार ढूंढते हो जहां पर क्या मिल सके, लोगों को एम्प्लॉय मिल सके, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट बनता है जहां पर लोगों की जरूरत होती है, वहां पर लोगों को एम्प्लॉय मिलता है। तो ऐसा भी सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भी प्रोजेक्ट अप्रेजल की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। हाँ, तो ऐसे जगह मतलब प्रोजेक्ट यूज किया जाता है या बनाया जाता है जो क्या हो, बहुत बैकवर्ड कंडीशन में है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ के लोगों की स्थिति नहीं है, तो उन लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए भी ऐसी प्लान या प्रोजेक्ट स्टार्ट की जाती है जहां पर लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनकी थोड़ी कंडीशन सुधर सके और सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल किया जा सके। तो ये आपका रहा प्रोजेक्ट अप्रेजल। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ क्वांटम डिस्कस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है फिलहाल वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूँ तो बहुत चीजें समझाने लग जाऊंगी। पहले के कुछ वीडियोस जो शुरुआती के हैं उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है, बट अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो मुझे ये शॉर्टकट में समझाना ज्यादा सही लग रहा है ताकि आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे। ओके, क्योंकि ओवरऑल सभी लोग क्वांटम ही पढ़ने वाले हैं। एग्जाम की डेट फाइनलाइज हो चुकी है, 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है सबकी। आप लोग अच्छे से मेहनत करो और कोई भी क्वेरी हो पूछ लो, उसमें कोई भी झिझक की जरूरत नहीं है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने मुझसे क्वेरी की पूछा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे लोग भी ये वीडियोस के बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टेक्निकल अप्रेजल के बारे में बताऊंगी। अप्रेजल मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, टेक्निकल तरीके से रिव्यू करना है या इवेलुएट करना है या एनालिसिस करना है। ओके, सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।